नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत 25 अतिरिक्त सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत यह सीटें आवंटित हो जाने से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में कुल 125 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में सेंट्रल कोटे की सीटों पर प्रवेश शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने प्रवेश हासिल नहीं किया है। सोमवार से सेंट्रल कोटे की सीटों पर दाखिले की शुरुआत हो जाने की पूरी संभावना है। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन कर लिया गया है। 1 वर्ष के अंतराल के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए फिर से अनुमति मिल गई है। 0 ईयर से बाहर निकले मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ने पिछले 1 वर्ष में तय मानकों को पूरा करने में गंभीरता दिखाई है। पिछले शिक्षा सत्र में गिनाई गई कमियों को दूर कर लिए जाने की वजह से इस वर्ष एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद सेंट्रल कोटे में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सेंट्रल कोटे में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। पहली बार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 125 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिलने की संभावना है। 100 सीटों पर अनुमति मिल चुकी है। शेष 25 सीटें ईडब्ल्यूएस की होंगी, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के डीन डॉक्टर रामनेश मूर्ति का कहना है कि 100 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिल जाने से यह संभावना है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को ईडब्ल्यूएस की 25 सीटों पर प्रवेश के लिए भी हरी झंडी मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अभी कल से प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। पहले यह विभिन्न चरणों में संपादित किया जाता है। ऑल इंडिया का प्रथम चरण, फिर स्टेट का प्रथम चरण, फिर ऑल इंडिया सेकंड चरण और फिर स्टेट का दूसरा चरण और उसके उपरांत फिर मॉप अप राउंड्स होते हैं। इस प्रकार कम से कम 3 चरणों में यह पूरी प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने के बीच संपादित की जाएगी। कल से ऑल इंडिया कोटे का अलॉटमेंट होना प्रारंभ कर दिया गया है। अभी लिस्ट आ रही है, ऐसा सूचित किया गया है और जैसे ही छात्र आएंगे हमने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अभी लिखित में तो 25 सीट मिलने की जानकारी नहीं आई है, तथापि यह हर्ष का विषय है और उम्मीद है कि इस वर्ष हमें 25 ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हेतु सीटें मिल जाएंगी, जिन्हें आरक्षण रोस्टर अनुसार उन्हें भी 100 सीटों के साथ वितरित किया जाएगा। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन, तत्कालीन डीन प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिंह, जो आज हमारे डीएमई भी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हमने प्रयास किए और 100 सीट की मान्यता मिलने के साथ ही हमने जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली है उससे संपर्क कर हमें यहाँ मान्यता मिलने की सूचना दी और इसके उपरांत अब हमें ईडब्ल्यूएस की 25 सीटें भी मिल जाने का पूरा विश्वास है। सरगुजा जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। हम बात कर रहे हैं लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत डुमरडीह के आश्रित ग्राम परसा ढोड़ी की। इस गांव की आबादी 300 के करीब है, लेकिन आज भी यह गांव मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर बसे परसा ढोड़ी गांव के ग्रामीणों की तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। भले ही राजनीतिक दल चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध लेना भूल जाते हैं। वहीं कमरों में बैठकर कार्य योजना पर क्रियान्वयन करने वाले जिम्मेदार अधिकारी भी ग्रामीणों का दर्द सुनने गांव नहीं पहुंचते। इस गांव की हालात बद से बदतर हो चुकी है। आश्रित ग्राम परसा ढोड़ी के पंच ने बताया कि कई दशकों से यहाँ सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामीण मूलभूत सुविधा के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हम जो है बहुत दिन से शिकायत भी किए हैं, मीटिंग में जा के हल्ला भी किए हैं कि हमारे गांव में न रोड है, आने जाने में बहुत कष्ट होता है, तो कोई सुनाई नहीं होता है। जब से हम लोग हैं, जब इतना बड़े हुए हैं, तब से यही हाल बीत रहा है। यहाँ पहला दिक्कत तो है सर, ये यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होता है। यहाँ कोई बीमार पड़ जाते हैं तो धौलपुर जाने
में यहाँ धौलपुर यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है, कभी किसी का बाइक लेके जाना पड़ता है। और 22 किलोमीटर जो जाना पड़ता है हमको, उसमें हम जो है चंदा करके गांव वाले और किसी तरह किसी का ट्रैक्टर उक्टर करके और चावल को यहाँ लाते हैं, तब जाके किसी तरह जो है जिंदगी चल रहा है हमारी। कई बार बोले हैं कि जे भाई वहाँ भवन बनवाया जाए, विधायक जी के पास भी हम लोग गए थे। हमारे यहाँ मूलभूत समस्याओं में सड़क सबसे प्रमुख है, बिजली, पानी, पेयजल वगैरह का भी समस्या है यहाँ, और आवागमन का साधन कहना चाहिए, सड़क नहीं होने से दिक्कत होता है। कभी बीमारी वगैरह में एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आ पाती है सड़क के अभाव में। यहाँ देखिए स्कूल का तो वैसे मान लीजिए भवन का दिक्कत है, बाकी बस वही मेन भवन है, खेल का मैदान बच्चों का नहीं है, यही सब दिक्कत है। ग्रामीणों का दर्द सुनकर आप भी सहम जाएंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्यान्न योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित गांव के ग्रामीणों को 25 किलोमीटर खराब सड़कों पर चलकर सफर तय करना पड़ता है। 25 किलोमीटर का संघर्ष तय करने के बाद ग्रामीणों को सरकारी राशन का लाभ मिलता है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रशासन उपलब्ध करवाए। साथ ही खाद्यान्न का वितरण भी गाँव में ही किया जाए। हम लोग को बहुत रोड का दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, बहुत दूर से पानी लाते हैं, और सबसे बड़ा भारी दिक्कत है हम लोग का रोड, जिसमें हम लोग बहुत पत्थर है, इसमें बहुत दिक्कत, जाने आने में बहुत दिक्कत है। सड़क बन जाने से हम लोग को जाने आने में क्या कहते हैं सहूलियत हो जाएगा। बरसात में आने जाने में बहुत दिक्कत, जा ही नहीं पाते हैं, ना आ भी नहीं सकते हैं, इतना कीचड़ हो जाता है हम लोग का रोड में। तो वही तो दिक्कत है यहाँ, न डगर है, न घाट है, न पानी है, न पत्थर है, कुछ नहीं। आने जाने के रास्ता है हमारी वो मोहल्ला में, अरे तो वही धौलपुर जाना पड़ता है। अरे वही बहुत मुश्किल संग है कि यहाँ, अब यहाँ संग है, अब देखिए धौलपुर ये जगह है, वही कोई डोहा बोहा के कोई घोड़ा उड़ा मन में। जब हमने ग्रामीणों की समस्या को प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सामने रखा, तो उन्होंने तत्काल गांव की जानकारी जिले के अधिकारियों से मंगवाई। वहीं खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को गांव की रिपोर्ट तैयार कर मूलभूत आवश्यकताओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लुंड्रा विकास खंड के डूमरडी पंचायत के परसा ढोड़ी में इस प्रकार की खबर आपके माध्यम से हमको लगी है कि पीडीएस से राशन वगैरह उठाने के लिए उनको ज़्यादा दूरी घुमाव रास्ता से होकर के आना पड़ता है। परसा ढोड़ी में लगभग आपने बताया 300 घर लगभग है। इस बात का मैंने संज्ञान में लेकर के और एसडीएम को कहा है कि वहाँ का वस्तु स्थिति हमसे अवगत कराए, और अगर 300 घर है और 15 किलोमीटर लगभग लोगों को घूम के जाना पड़ता है, तो वहाँ के लिए अलग पीडीएस के लिए प्रस्तावित कर दे, उसको हम स्वीकृत कर देंगे। साथ ही सड़क के लिए भी नज़दीक पड़े, जो वहाँ से दूरी कम हो, उसके लिए जिला पंचायत को प्रस्तावित कर दे, उसकी जानकारी हमें भी दे। हम जरूर इसके लिए पहल करेंगे और इस जो एक समस्या है इसका समाधान करने का रास्ता निकालेंगे। इस गांव की आबादी भले ही सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाना जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। बहरहाल खाद्य मंत्री ने गांव की समस्या को संज्ञान में ले लिया है। अब देखना होगा कि कब तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल पाता है। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से जिला प्रशासन ने इस वर्ष छठ महापर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के इस निर्णय पर कई लोगों ने असहमति भी जताई है। अब यह मांग उठने लगी है कि कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी जाए।
अंबिकापुर शहर में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। छठ व्रती महिलाएं नदी एवं तालाबों पर घाट का निर्माण कर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष छठ घाट सूने नजर आएंगे। दरअसल जिला प्रशासन ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए छठ महापर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के इस निर्णय का कई छठ घाट समितियों ने समर्थन किया है, वहीं कई लोगों ने अपनी असहमति भी जताई है। सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र तिवारी के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नदी एवं तालाबों के किनारे घाट का निर्माण कर कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी के साथ छठ पर्व मनाने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी जाए। लेकिन कई लोगों की असहमति के बीच प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है, यह देखने वाली बात होगी। हम यहाँ शहर के जितने लोग हैं और मूलतः छठ पूजा के आयोजन से संबंधित एक ज्ञापन लेकर माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हुए थे। कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए हैं और ये स्वैच्छिक रूप से मांग किए हैं कि छठ घाट पर जो आयोजन होना है, व्यक्ति जो भी उस आस्था से जुड़े हुए हैं स्वयं जाकर अपनी व्यवस्था के साथ छठ घाट पर पूजा करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अपनी स्वयं की करेंगे। और किसी भी प्रकार की जो पूर्व में भी ये बात सामने आई थी कि मेला समितियों के साथ कलेक्टर साहब की बैठक हुई थी, चूँकि कहीं ना कहीं से वो जनप्रतिनिधि थे और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो अपने विचार रखता है और अपनी कार्यवाही चाहता है तो पूजा इस तरीके से ही करेगा कि किसी प्रकार से कोरोना महामारी के समय में किसी को नैतिक क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति और शारीरिक क्षति न हो, इसका ध्यान रखते हुए सभी छठ पूजा का कार्यक्रम अपना संपादित करेंगे। इसी मांग के लिए हम लोग माननीय कलेक्टर साहब पास आए। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान खाद्य मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में कालीन बनाने वाले सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं कालीन बनाने वालों ने मानदेय बढ़ाने की बात मंत्री से कही तो इधर मंत्री ने 10% मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही दीपावली के आने से पहले इस क्षेत्र के कुम्हारों को रोजगार के लिए इलेक्ट्रॉनिक चाक मशीन का वितरण किया गया। इससे आने वाले समय में कुम्हार मिट्टी से बने सामानों का निर्माण कर सकेंगे और कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। आज ग्राम उद्योग के तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, गलीचा सेंटर में उसका निरीक्षण था और दूसरा ये जो यहाँ के कुम्हार भाई लोग काम करते हैं उनके लिए चाक का वितरण था। कुल मिलाकर के हम ग्राम उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसको हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। यहाँ के जो कारीगर हैं वो इसके पहले बनारस जाते थे गलीचा के कढ़ाई बुनाई के लिए। हम लोग पहले भदोही में रहते थे, वहाँ से सीख के आए हैं। उसके बाद में घर में रहते थे, फिर अभी यहाँ जब हम लोग जाने की मैनपाट में कालीन का काम चल रहा है तो यहाँ आए और यहाँ बिनाई करते हैं। बीते साल हम लोग 2 महीना काम किए, फिर कोरोना काल में फिर घर गए थे, फिर आए। काम तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा हम लोग के लिए इसमें पोसाई नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग ड्यूटी देते हैं उस हिसाब से, जैसे हम लोग 8 घंटा का ड्यूटी देखा जाए तो हम लोग को 100 रुपया पड़ेगा और इसमें हम लोग ओवर ड्यूटी देते हैं, इसीलिए हम लोग को 200-250 पड़ता है। हम लोग गलीचा बुनते हैं, हाँ गलीचा बुनते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम लोग को 8 घंटा मतलब इसमें बैठते हैं तो 100 रुपया पड़ता है। हाँ 8 घंटा में 100 रुपया पड़ता है। फिर और ज़्यादा अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो ज़्यादा होता है, मतलब 150 लगभग पड़ जाता है। जैसे अभी जैसे कोरोना का समय है तो अब काम भी तो नहीं मिल रहा है, तो कर रहे हैं जैसे भी सरकार दिया है तो उसको अभी कर रहे हैं हम लोग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरिया जिले में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले के अंतिम छोर पर वनांचल में स्थित धनपुर इलाके में 45 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग का अमला पूरी रात हाथियों की हरकत पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। हाथियों का दल कटघोरा वन मंडल से कोरिया वन मंडल के खड़गवा रेंज के कोटिया बीट के धनपुर, मुगुम्बारी, बड़कलुआ, कांसा बहरा और खैर बहरा में दल ने 15 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं 6 ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कुछ मवेशियों पर भी हमला किया है, जिससे 6 मवेशी की मौत होने के साथ कुछ मवेशी घायल भी हुए हैं। कोरिया वन मंडल की एसडीओ ने बताया कि 45 हाथियों का दल कटघोरा वन मंडल से कोरिया वन मंडल के खड़गवा रेंज में प्रवेश किया है। इस दल में 7 हाथी हैं। लगातार हाथियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं गुरु घासीदास पार्क से गजराज वाहन भी लिया गया है। ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि हाथियों के दल के आसपास न जाएं। इसके अलावा वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को शासकीय भवन व स्कूल भवन में लाकर रखा जा रहा है। वर्तमान में हाथियों का दल नकटी देवी मंदिर के आसपास विचरण कर रहा है। वहीं ग्रामीणों को हुए नुकसान की जानकारी मिलने पर इलाके के मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल मौके पर पहुंचे और जानकारी लेने के बाद वन अमले को हाथियों पर नजर रखने व प्रभावितों को जल्द नुकसान का मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ खड़गवा परिक्षेत्र के मुगुम पंचायत के अंतर्गत 45 हाथी कटघोरा वन मंडल से आए हुए हैं। वर्तमान में ये नकटी देवी मंदिर के पास में है और शांत दल है ये हाथियों का दल। हमारे यहाँ के स्टाफ लगातार उस पर निगरानी कर रहे हैं और इसकी जानकारी समय समय पर ग्रामीणों को दे करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से गजराज वाहन भी मंगवा के रखा है जो इसमें सहयोग कर रहा है। एक हफ्ते से जो 45 हाथियों का दल है जो 2 भाग में स्प्लिट हो जाता है और दिन के समय में दोनों अलग अलग जंगलों में चले जाते हैं और रात के समय में खास करके खड़गवा जनपद जो मुगुम और धनपुर 2 पंचायतों में वो लगातार जो फसलों को ख़राब कर रहे हैं। जो कल जानकारी में आया था कि मवेशियों को भी नुकसान उनके द्वारा पहुंचाया गया है और कुछ जो घर है जो वहाँ उनके घरों को भी क्षति पहुंचाया गया है। जो घर है जो वहाँ छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शहरी विद्युत कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिजली कर्मचारी संघ सत्याग्रह उपवास आंदोलन कर रहा है। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 12 सूत्रीय मांगों में से कई मांगों पर सरकार ने सहमति दे दी है, लेकिन जिन मांगों पर सहमति बनी है सरकार ने उन मांगों को अब तक लागू नहीं किया है। बिजली कर्मचारी संघ की सरगुजा इकाई का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लागू नहीं करेगी तब तक वे चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। आज हम लोग का उपवास, 1 दिन का उपवास कार्यक्रम है, सत्याग्रह उपवास, और हम लोग को मौन व्रत लेकर बैठना है और कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो। और अब हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए तृतीय चरण में जो आज 7 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है, हम लोग को इसमें 12 सूत्री जो मांग है हमारे, और बहुत सारी मांगों पर सरकार ने सहमति दी हुई है और उन्हें ये मांग को मान भी लिया था, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं वो, और लागू नहीं कर रहे हैं। उस पर हम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये सब करने के लिए हम लोगों ने चरणबद्ध कार्यक्रम में अपना आंदोलन चलाया हुआ है। और हमारे जितने भी रीजन हैं, आज वहाँ वहाँ प्रदेश मुख्यालय में और सभी रीजन में हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं और बैठकर आज ये हमारे सत्याग्रह का संचालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया।
हिंदू वाहिनी संगठन ने पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर हिंदू विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और रिहाई की मांग की। आज हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया था पूरे छत्तीसगढ़ में 4 बजे युवा मोर्चा अर्नब गोस्वामी जी के रिहा पे 1 दिवसीय धरना देगी। उसी का अपन आज घड़ी चौक में 1 दिवसीय धरना दिए हैं और ये मांग जो हमारी है, अर्नब गोस्वामी जी के जो अत्याचार हो रहा है सोनिया सरकार के द्वारा, उस अत्याचार का घोर निंदा करते हैं इस घड़ी चौक के माध्यम से और अर्नब गोस्वामी जी को रिहा करने की मांग करते हैं। अंबिकापुर स्थित राम मंदिर में सर्व समाज की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सर्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी भी उपस्थित रहे। बैठक में आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। सर्व समाज के अध्यक्ष ने कहा कि ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक की कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 85% की जनसंख्या है, जबकि जनसंख्या के अनुसार आरक्षण नहीं मिल रहा है। सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाए। ये संविधान में है, लेकिन उच्च वर्ग के लोग इस संविधान को भी बदल दिए हैं। 50% सिर्फ आरक्षण रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। अरे जब हमारा 85% जनसंख्या ही है तो आरक्षण को बाउंड क्यों कर रहे हो? संविधान में कहीं बाउंड नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें कहीं नहीं है, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। वहाँ कब्जा है, कोर्ट में हर जगह इसमें उच्च वर्ग का कब्जा है। ये हम चलने नहीं देंगे। अब तक के ठीक है, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब हम पढ़े लिखे हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी पढ़े लिखे हैं। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। वो तभी संभव है जब हम संगठन को मजबूत बनाएं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।